बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कल जो मैंने क्लास कराया था इसमें सवाल नंबर 67 का जो जवाब था वो मैंने सी बता दिया था, मीर। तो सवाल नंबर 67 का सही जवाब हमारा बी होगा, दर्द। आवाज़ नहीं क़ैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ, आलम से जुदा हूँ। यह मशहूर शेर जो है मीर दर्द का है, तो ज़रूर याद रखिएगा। मीर तकी मीर नहीं होगा, मीर दर्द का होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, अजाइबुल क़सस का मुसन्निफ़ कौन है? जी दोस्तों, तो अजाइबुल क़सस के मुसन्निफ़ हैं शाह आलम सानी। अजाइबुल क़सस जो है शाह आलम सानी की तसनीफ़ है। अजाइबुल क़सस को शाह आलम सानी ने 1792 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें सही ज़मानी तरतीब कौन सी है? ए और बी को यहाँ एलिमिनेट कर देंगे। बागो बहार 1802 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, और फसाना अजाब 1824। तो यहाँ ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सबरस जो है 1635 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। बी और सी में दिया गया है। तो अब देखते हैं कौन सा दुरुस्त होगा। सबरस 1635 ईस्वी में मुल्ला वजी ने लिखा था, और फसाना अजाब को रजब अली बेग सुरी ने 1824 ईस्वी में तहरीर किया था। और जो है बागो बहार को मीर अमन ने 1802 ईस्वी में तकमील किया था, और बागो बहार 1804 ईस्वी में शाये हुई है। उसके अलावा जो है फसाने आज़ाद जो है वो 1880 ईस्वी में शाये हुआ है। दोस्तों, 1880 ईस्वी में पंडित रतन सरशार का नावल है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो सबरस 1635, बागो बहार 1804, फसाने अजायब हो जाएगा आपका 1824, और जो है फसाने आज़ाद हो जाएगा आपका 1880। जी, और बात करें फसाने आज़ाद के बारे में, तो पंडित रतन सरशार का ये दाखिल निसाब नावल है। दोस्तों, ये नावल जो है 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। फसाने आज़ाद में 4 जिल्द हैं और 6 प्लाट हैं। 4 जिल्द और 6 प्लाट हैं इसमें। पंडित रतन सरशार के मुसन्निफ़ के बारे में बात करें, पंडित रतन सरशार के बारे में बात करें, फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ पंडित रतन सरशार की, तो इनकी पैदाइश जो है 1846 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1902 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? जी साथियों, तो उर्दू की पहली नसरी दास्तान कुतुब शाही दौर में लिखी गई थी। और उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? तो उर्दू की पहली दास्तान सबरस है, जिसे मुल्ला वजी ने लिखा था। मुल्ला वजी ने 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था सबरस को, ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। करबल कथा के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? करबल कथा रोज़तुल शुहदा का मुकम्मल तर्जमा है, या फिर करबल कथा तबाज़ात तसनीफ़ है, या रोज़तुल शुहदा के खुलासे का पाबंद तर्जमा है, या फिर रोज़तुल शुहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जमा है? जी, तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा रोज़तुल शुहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जमा है। बात करें करबल कथा की, तो करबल कथा ये शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है, याद रखेंगे। शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है करबल कथा, शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है। करबल कथा को जो है करबल कथा को फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने जो है 1732-33 में
1732-33 میں جو ہے نواب شرف علی خان کی فرمائش پر تحریر کیا تھا۔ یاد رکھیے گا ساتھیوں، کربل کتھا کو جو ہے فضلی نے 1732-33 عیسوی میں جو ہے نواب شرف علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اور یہ داستان جو ہے دوستو ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب روضۃ الشہداء کا آزاد ترجمہ ہے۔ روضۃ الشہداء کس کی تخلیق ہے؟ تو ملا واعظ حسین کاشفی کی، ضرور یاد رکھیے گا۔ کربل کتھا جو ہے ملا واعظ حسین کی کاشفی کی فارسی کتاب روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ ملا واعظ حسین کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء کا یہ آزاد ترجمہ ہے۔ کربل کتھا کے دیباچے میں فضلی نے کس بادشاہ کا ذکر کیا ہے؟ تو ضرور یاد رکھیے گا، محمد شاہ بادشاہ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ کربل کتھا کے دیباچے میں فضل علی فضلی نے محمد شاہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کو سب سے پہلے جو ہے مولوی کریم الدین نے جو ہے اس کا نام جو ہے دہ مجلس بتایا ہے۔ دہ مجلس جو ہے اس کا نام جو ہے کریم الدین نے تجویز کیا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ کربل کتھا کا ذکر جو ہے سب سے پہلے مولوی کریم الدین کے قلمی نسخہ میں ملتا ہے، اور اس کا نام بھی جو ہے مولوی کریم الدین صاحب نے دہ مجلس جو ہے بتایا ہے۔ اور کربل کتھا کو جو ہے کس نے مرتب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے، کربل کتھا کو مالی کرام اور مختار الدین نے، مالی کرام اور مختار الدین صاحب نے مل کر کربل کتھا کو جو ہے مرتب کیا ہے۔ کربل کتھا کے عنوان کتنے مجلسوں پر مشتمل ہیں؟ تو 12 مجلسوں پر مشتمل ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دل یتیموں کا شیشے سے نازک، بات کہتے میں پھوٹ جاتا ہے، دل پدر مردوں کا احباب نمن، مارتے پھونک ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اشعار کس کتاب میں ہیں؟ جی دوستو، تو یہ اشعار جو ہیں کربل کتھا میں آئے ہیں۔ دل یتیموں کا شیشے سے نازک، بات کہتے میں پھوٹ جاتا ہے، کربل کتھا کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میرے من کی باغ و بہار کا اسلوب ان میں سے کیا ہے؟ سادگی و پرکاری، یا مقفع و مسجع، پیچیدہ، یا پھر دشوار اور مبہم؟ جی دوستو، تو میر امن کی باغ و بہار جو ہے وہ سادگی و پرکاری ہے۔ میر امن کے باغ و بہار کا اسلوب جو ہے سادگی و پرکاری ہے۔ میر امن نے باغ و بہار جو ہے 1802 عیسوی میں مکمل کیا تھا، اور باغ و بہار 1804 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ میر امن کا ایک اور کتاب ہے گنج خوبی۔ گنج خوبی جو ہے یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، لیکن UGC کے مطابق انوار سہیلی کا ترجمہ ہے، یاد رکھیے گا۔ گنج خوبی ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، لیکن UGC جو ہے انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے۔ باغ و بہار جو ہے دوستو یہ میر امن کی طبع ذات نہیں ہے، باغ و بہار طبع ذات کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ نو طرز مرصع جو ہے یہ خود فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ میر محمد عطا حسین خان تحسین کے جو ہے یہ نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے باغ و بہار۔ اور باغ و بہار میں جو ہے کس شہر کی جو ہے عکاسی ملتی ہے؟ تو یاد رکھیں گے، باغ و بہار میں دلی شہر کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار میں دلی شہر کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار کے تعلق سے ایک مشہور قول ہے دوستو کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ یہ قول باغ و بہار کے تعلق سے سائنٹیفک نقاد سید عبداللہ کا ہے۔ سید عبداللہ صاحب کا قول ہے دوستو کہ باغ و بہار جو ہے اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائے۔ ایک اور مشہور شخصیت کا قول ہے باغ و بہار کے تعلق سے آپ نے بتانا ہے کہ میر امن کے باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے۔ تو یہ قول جو ہے 1912 سے 1972 والے کا قول ہے، یعنی سید احتشام حسین کا قول ہے ساتھیوں کہ میر امن کے باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے، بقول احتشام۔
باغ و بہار جو ہے یہ اس میں ملک روم کا بادشاہ آزاد بخت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور باغ و بہار کے اہم کردار میں خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار اور یوسف نام کا جو کردار ہے بہت ہی پاپولر ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور یہ سبھی جو ہیں پہلے درویش میں آئے ہیں۔ کون کون سے پہلے درویش کے کردار ہیں؟ تو خواجہ احمد ہیں، عیسیٰ حجام ہیں، سیدی بہار اور یوسف سوداگر پہلے درویش میں یہ آئے ہیں۔ دوسرے درویش کے کردار میں حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت اور بہرور، اور آزاد بخت بادشاہ کے کردار میں خواجہ سرپرست، بہرامند، وزیر زادی، اور تیسرے درویش کے کردار میں بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار، نعمان سیاح، یہ باغ و بہار کے تیسرے درویش کے کردار ہیں۔ اور چوتھے درویش کے کردار میں روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق اور ملک شہپال، یہ چوتھے درویش کے کردار ہیں۔ بات کریں میر امن صاحب کی دوستوں، تو میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1808 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ فسانہ عجائب کا جو ہے نا دوستو، اس کی عبارت مقفع و مسجع ہے، لیکن میر امن کے باغ و بہار کا اسلوب سادگی و پرکاری ہے، تو اس میں کنفیوژن ہوتا ہے تو ضرور یاد رکھیے گا۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ تجریدی افسانہ ان میں سے کیا ہے؟ جی ساتھیو، تو تجریدی افسانہ جو ہے وہ کہانی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تجریدی افسانہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہانی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اس زمرے کا تعلق افسانے سے ہے۔ جی تو افسانے سے جو ہے دوستوں، دو ہاتھ، واردات، سیاہ حاشی اور کوک جلی، یہ جو ہے سی والے جو زمرے ہیں وہ افسانے سے ہیں۔ دو ہاتھ، واردات، سیاہ حاشی اور کوک جلی، یہ سبھی جو ہیں افسانے ہیں۔ دو ہاتھ عصمت چغتائی کا افسانہ ہے، واردات منشی پریم چند کا، کوک جلی راجندر سنگھ بیدی کا، اور سیاہ حاشی جو ہے سعادت حسن منٹو کا۔ بات کریں ان سبھی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں، تو سعادت حسن منٹو کی پیدائش جو ہے دوستو 1912 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات جو ہے 1955 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ سعادت حسن منٹو کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں جو ہے واردات منشی پریم چند کا ہے، سوری معاف کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں، واردات منشی پریم چند کا ہے، اور سیاہ حاشی ہے سعادت حسن منٹو کا۔ تو سعادت حسن منٹو کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت کب شائع ہوا ہے؟ تو یاد رکھیں گے 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس افسانی مجموعے میں ٹوٹل 8 افسانے شامل ہیں۔ بات کریں عصمت چغتائی کی دوستو، تو عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے بدایوں میں، اور وفات 1991 عیسوی کو ہوئی ہے ممبئی میں۔ ان کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ چوٹے ہے، چوٹے 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور عصمت چغتائی کے داخلی نصاب افسانی مجموعہ چوٹے 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈراموں پر مشتمل ہے۔ عصمت چغتائی کا ناول داخلہ نصاب ناول کے بارے میں بات کریں تو ان کا داخلہ نصاب ناول ٹیڑھی لکیر ہے، ٹیڑھی لکیر 343 1945، ٹیڑھی لکیر 3 منزلیں ہیں، 45 ابواب ہیں، اور 1945 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ بات کریں دوستو راجندر سنگھ بیدی کی، تو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات 1984 عیسوی کو ہوئی ہے ممبئی میں۔ ان کا داخلہ نصاب افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اپنے دکھ مجھے دے دو میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں بات کریں منشی پریم چند کی، تو منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے بنارس کے لمحی گاؤں میں، اور وفات 1936 عیسوی کو ہوئی ہے۔ منشی پریم چند کا داخلہ نصاب ناول گودان ہے۔ گودان جو ہے یہ ناول جو ہے 36 ابواب پر مشتمل ہے، ہندی میں 1936 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اردو میں یہ ناول جامعہ سے 1937 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ چلیے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اور منشی پریم چند کا داخلہ نصاب افسانی مجموعہ واردات ہیں دوستوں، واردات منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے، اور واردات جو ہے وہ 1938 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس میں جو ہے ٹوٹل 13 افسانے شامل ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
सवाल नंबर 9 का सही ज़ुमरा कौन सा होगा? जी, तो सही ज़ुमरा हो जाएगा इंतज़ार हुसैन, बानो कुदसिया, जोगिंदर पाल और सुरेंद्र प्रकाश। ये सभी क्या हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सभी अफसाने निगार हैं। बी वाला जो ज़ुमरा है दोस्तों वो अफसाना निगार का है। यहाँ अगर आप देखते हैं पतरस बुखारी तो इंशाई निगार है, शाम हुसैन महक़िक़ हैं, गालिब जो है ये शायर हैं, अब्दुल्ला हुसैन ये नाविल निगार हैं। फिर यहाँ भी वही है, मंटू अफसाना निगार, इम्तियाज़ अली ताज ड्रामा निगार, आपको मालूम ही होगा। इन सभी की पैदाइश वफ़ात के बारे में यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं। जैसे यहाँ दिया गया पतरस बुखारी, तो पतरस बुखारी साहब की पैदाइश कब हुई है तो याद रखिएगा, पतरस बुखारी की पैदाइश 1898 ईस्वी को हुई है पेशावर में, और वफ़ात पतरस बुखारी की 1958 ईस्वी को हुई है न्यूयॉर्क में। एहतशाम हुसैन की पैदाइश और वफ़ात के बारे में ऊपर जिक्र हो चुका है। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को हुई है और आगरा में, और वफ़ात जो है 1869 ईस्वी को हुई है। अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश जो है दोस्तों, अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश जो है 1931 ईस्वी को हुई है। 1931 ईस्वी को हुई है अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश रावलपिंडी में, और वफ़ात जो है इनकी 2015 ईस्वी को हुई दोस्तों, 2015 ईस्वी को लाहौर में। अब्दुल्ला हुसैन के दाखिली नसाब नाविल उदास नस्लें हैं जो 1963 ईस्वी में शाया हुआ है। नाविल उदास नस्लें जो है टोटल 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। बात करें इंतज़ार हुसैन की, तो इंतज़ार हुसैन की पैदाइश दिसंबर 1923 ईस्वी को हुई है बुलंदशहर में, और वफ़ात 2016 ईस्वी को हुई है लाहौर में। इंतज़ार हुसैन का नाविल बस्ती है, बस्ती 1980 ईस्वी में शाया हुई है इनका नाविल, और बस्ती जो है 11 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो है यहाँ सुरेंद्र प्रकाश दिया गया जो दाखिली निसाब में होने के पैदाइश वफ़ात के बारे में जिक्र करेंगे। तो सुरेंद्र प्रकाश साहब की पैदाइश जो है 1930 ईस्वी को है। सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश पंजाब में, और वफ़ात 2002 ईस्वी को ये मुंबई में। इनका दाखिला नसाब अफसानी मजमुआ बीजू का, बल्कि ये ख़ुद अफसाना है बीजू का, और बीजू का सुरेंद्र प्रकाश के अफसानी मजमुआ बाज़ गोई में शामिल है, बाज़ गोई में शामिल है बीजू का, तो याद रखेंगे। और बीजू का जो है कब मंजर आम पर आया दोस्तों, तो 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ दिया गया जो है मंटो, तो मंटो की पैदाइश वफ़ात के बारे में जिक्र हो चुका है। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। तो इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश जो है 1900 ईस्वी को हुई है, और पैदाइश जो इनकी 1900 ईस्वी को हुई है लाहौर में, और वफ़ात 1970 ईस्वी को जो है कातिलाना हमले की वजह से लाहौर में हुई है। इसके अलावा जो है यहाँ दिया गया डिप्टी नज़ीर अहमद, तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की पैदाइश जो है साथियों 1830 ईस्वी को हुई है दिल्ली में, और वफ़ात जो है बिजनौर में इनकी पैदाइश हुई है, और वफ़ात 1913 ईस्वी को दिल्ली में। इनका दाखिला नसाब नाविल तौबतुन नसूह कब मंज़िल आम पर आया है तो याद रखेंगे 1874 ईस्वी में, और नाविल तौबतुन नसूह जो है टोटल 12 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो यहाँ दिया गया रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है, और रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात जो है दोस्तों 1977 ईस्वी को हुई है अलीगढ़ में। 1896 ईस्वी को पैदाइश हुई है रशीद अहमद सिद्दीकी की, और वफ़ात जो है 1977 ईस्वी को जो है अलीगढ़ में हुई है। और यहाँ दिया गया है कुर्रतुल-ऐन हैदर, तो कुर्रतुल-ऐन हैदर की पैदाइश जो है 1927 ईस्वी को ये है नोएडा में, और वफ़ात 2007 ईस्वी को अलीगढ़ में। इनका दाखिला नसाब नाविल आग का दरिया जो 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। नाविल आग का दरिया 101 अबवाब पर मुश्तमिल है, और इसमें टोटल 4 अदवार हैं। कुर्रतुल-ऐन हैदर का दाखिला नसाब जो है अफसानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार 1982 ईस्वी में शाया हुआ है, और इसमें टोटल 18 अफसाने शामिल हैं। बात करें आले मसरूर की दोस्तों, तो आले मसरूर की पैदाइश जो है 1911 ईस्वी को बदायूं में, और वफ़ात 2002 ईस्वी को जो है 2002 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। और जो है शफ़ीक फ़ातिमा यहाँ शेहरा दिया गया है, तो शफ़ीक फ़ातिमा शेहरा की पैदाइश जो है दोस्तों 1930 ईस्वी को ये नागपुर में, और वफ़ात
12 ईस्वी को हैदराबाद में। पढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। हुकूमत पाकिस्तान ने किस ड्रामा निगार को सितारे इम्तियाज़ से नवाजा है? तो अभी अभी हम लोगों ने जिक्र किया है, सैयद इम्तियाज़ अली ताज। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आकाश कश्मीरी की पैदाइश जो है 1879 ईस्वी को बनारस में और वफात 1935 ईस्वी को लाहौर में। सवाल नंबर 11 दोस्तों, अनानियत पसंद अदब के नमूने उर्दू के किस नस्र निगार के यहाँ मिलते हैं? जी, तो अनानियत पसंद अदब के नमूने जो है साथियों वो अबुल कलाम आज़ाद के यहाँ मिलते हैं। अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में हुई है और वफात 1958 ईस्वी को दिल्ली में। अगला सवाल देखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से शाये हुआ था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल जो है वो कलकत्ता से शाये हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस अदीब ने तुर्की ज़बान से नावलों और कहानियों का तर्जमा करके उर्दू पढ़ने वालों को एक नए रंग से रोशनास कराया? जी, तो सज्जाद हैदर यल्दरम ने जो है दोस्तों तुर्की ज़बान से नावलों और कहानियों का तर्जमा करके उर्दू पढ़ने वालों को एक नए रंग से रोशनास कराया है। बात करें दोस्तों सज्जाद हैदर यल्दरम की, तो सज्जाद हैदर यल्दरम साहब की पैदाइश 1880 ईस्वी को ये बिजनौर में और वफात जो है 1943 ईस्वी को ये लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ख़यालिस्तान का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है दोस्तों? जी, तो ख़यालिस्तान का ताल्लुक़ जो है वो अफसाना से है। सज्जाद हैदर यल्दरम का अफसानी मजमुआ है ख़यालिस्तान, ज़रूर याद रखेंगे। सवाल नंबर 15 है, प्रोफेसर आज़ाद इंशा परदाज हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। ये मशहूर कौल किनका है साथियों? जी दोस्तों, तो प्रोफेसर आज़ाद इंशा परदाज नहीं, इंशा परदाज हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। यह मशहूर कौल दोस्तों मेहदी अफ़ादी साहब का है। मेहदी अफ़ादी साहब का यह कौल है, प्रोफेसर आज़ाद इंशा परदाज हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। यह कौल जो है मेहदी अफ़ादी साहब का है। आज़ाद के ताल्लुक़ से कुछ मशहूर लोगों का, कुछ मशहूर अदबा का कौल है, आपने बताना है ये कौल किन के हैं। तो पहला कौल ये है कि किसने मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद का सबसे बड़ा ऐब उनकी इंशा परदाजी को बताया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफात 1910 ईस्वी को लाहौर में। जी दोस्तों, तो ये कौल जो है 1908 से 1983 वाले का है, यानी कि कलीमुद्दीन साहब का ये कौल है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद का सबसे बड़ा ऐब उनकी इंशा परदाजी है। और एक और कौल है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू तनकीद निगारी की बुनियाद रखी मगर टेढ़ी। फिर भी यह क्या कम है कि उन्होंने बुनियाद रखी? तो जी, तो ये मशहूर कौल जो है दोस्तों 1935 से 2020 वाले का है, यानी कि शमशुर रहमान माफ़ कीजिएगा, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की नहीं, बल्कि ये जो है डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी का है। करेक्ट कर लीजिएगा साथियों, जो है डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी का यह कौल है आज़ाद के ताल्लुक़ से कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू तनकीद निगारी की बुनियाद रखी मगर टेढ़ी। फिर भी ये क्या कम है कि उन्होंने बुनियाद रखी? तो बकौल डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी। अगला कौल है कि आज़ाद गुप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। जी दोस्तों, आज़ाद गुप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, बकौल अल्लामा शिबली नौमानी। 1857 से 1914 वाले का ये कौल है। आज़ाद गुप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, बकौल शिबली। अगला कौल है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं, बकौल राम बाबू सक्सेना। राम बाबू सक्सेना का यह कौल है दोस्तों कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं। अगला कौल है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी ना पहुँचने की बात किसने कही थी? जी, ऑप्शन में दे रहा हूँ, एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन,
और उसके बाद कलीमुद्दीन अहमद, ज्ञान चंद जैन और डॉक्टर एहसन फारूकी। जी, तो ये कौल जो है कलीमुद्दीन अहमद का है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी न पहुंचने की बात कलीमुद्दीन अहमद ने कही थी। और आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था, यह कौल भी कलीमुद्दीन का ही है। आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था। एक और कौल है दोस्तों कि किसने लिखा है कि आज़ाद की इबारत में भाषा की सादगी और बेतकल्लुफ़ी, अंग्रेज़ी की साफ गोई और फ़ारसी की हुस्नकारी सब यकजान हो गई। तो ये कौल राम बाबू सक्सेना का है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 16 की तरफ। कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किस मगरबी नक़ाद का असर है? तो कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर मगरबी नक़ाद F.R. ल्यूस का असर है। याद रखिएगा, कलीमुद्दीन अहमद के तनकीद पर जो है मगरबी नक़ाद F.R. ल्यूस का जो है असर है। कलीमुद्दीन अहमद के मजमुआ कलाम का नाम क्या है? तो याद रखेंगे साथियों, गुले नगमा। गुले नगमा जो है इनका मजमुआ कलाम है। और कलीमुद्दीन अहमद की गज़लों का मजमुआ जो है कशकोल है और नज़मों का मजमुआ सुर्दगिल ची है। कलीमुद्दीन अहमद ने आला तालीम जो है लंदन और कैम्ब्रिज से हासिल की है। और इन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही F.R. ल्यूस से तरबियत हासिल की और उनके तनकीद पर जो है इनका वाज़ेह असर मिलता है। कलीमुद्दीन अहमद की पहचान जो है ना दोस्तों, वो मुतनाज़ा नक्काद से है, झगड़ेलू नक्काद से है। ज़रूर याद रखिएगा, कलीमुद्दीन अहमद की पहचान जो है वो मुतनाज़ा नक्काद की हैसियत से है। इनकी मशहूर तसानीफ में उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये 2 जिल्दों पर है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, इक़बाल एक मुताला, अनीस एक शायर, सुखन हाय गुफ्तनी, क़दीम मगरबी तनकीद, मेरी तनकीद एक बाज़दी, तनकीद की भूल भुलैया, अदबी तनकीद के उसूल, इनका खुद नविश्त है। जी, तो अपनी तलाश में 1975 इसमें मंजर आम पर आया। कलीमुद्दीन अहमद का खुद नविश्त है। इसके अलावा जो है इनकी तसानीफ में तहलील नफ्सी और अदबी तनकीद, और इसके अलावा जो इन्होंने कुछ तज़किरा को मुरतब किया है, जैसे कि तज़किराए इश्क़ी, तज़किराए शोरश, दीवाने जहाँ और कुल्लियात शाद वगैरह को जो है ना मुरतब किया दोस्तों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने की हीरोइन पहली बार अपने इंटेलेक्चुअल डायल से निकलकर औरत के पूरे तहजीबी, जिनसी और एहसासी रूप में सामने आती है? जी, तो वो अफसाना है पतझड़ की आवाज़। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाना पतझड़ के अफसाना पतझड़ के जो किरदार है उसमें जो हीरोइन वो पहली बार अपने इंटेलेक्चुअल डायल से निकलकर औरत के पूरे तहजीबी, जिनसी और एहसासी रूप में सामने आती है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों के बारे में बात किया जाए तो सितारों से मेरे भी सनम खाने, सफ़ीने ग़मे दिल, आग का दरिया, आखिर शक के हमसफ़र, कारे जहाँ दराज है, गर्दिशे रंगे चमन, चांदनी बेगम और अफसानी मजमूए में सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, जो दाखिल नसाब है 1982 से मंजर आम पर आया। इसके अलावा जुगनियों की दुनिया, ये सभी जो है इनके अफसानी मजमूए हैं। और क़ुर्रतुल ऐन हैदर के जो है किस जो है उनके नावल पर दोस्तों उन्हें ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। जी, तो याद रखिएगा, उनके नावल आखिर शब के हमसफ़र पर 1990 ईस्वी में जो है ना ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। और क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीर में दोस्तों जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ की असर जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा इनमें से कौन सा है? जी दोस्तों, तो पारसी स्टेज पर पहला दस्तयाब ड्रामा जो है वो हो जाएगा हमारा खुर्शीद। 19वीं सदी के आखिरी में जो है पारसी उर्दू थिएटर की इब्तिदा हुई थी और पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब जो है ड्रामा वो है भाई सोहराब जी पटेल का खुर्शीद, जो 1881 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। और ये गुजराती ड्रामों का उर्दू तर्जमा है खुर्शीद। जरूर याद रखेंगे, खुर्शीद जो है ये गुजराती ड्रामों का तर्जमा है और ये भाई सोहराब जी पटेल का है। और पारसी स्टेज पर
पहली बार डॉक्टर भाऊजी लाट का लिखा हुआ ड्रामा राजा गोपी चंद और जालंधर 1853 ईस्वी में जो है दोस्तों पेश किया गया था। और खुर्शीद के बारे में बात करें दोस्तों तो खुर्शीद ये जो है उर्दू का पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही जो है इस ड्रामे में पहली बार साजो सामान, लिबास, पर्दे वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया। ड्रामे के इर्तिक़ा में जो है दोस्तों पारसी थिएटरों ने अहम किरदार अदा किया है। और प्रोफेसर मसूद हुसैन के मुताबिक उर्दू का पहला अवामी ड्रामा इंदर सबा है जिसे अवामी स्टेज पर पेश किया गया। और उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तदा जो है आगा हसन अमानत लखनवी ने ही की थी। आगा हसन अमानत लखनवी को उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार तस्लीम किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 19 की तरफ। अफजल और परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? ये तो अफजल और परवीन जो है दोस्तों आगा हश्र के ड्रामा सिल्वर किंग के किरदार हैं। आगा हश्र का मशहूर ड्रामा है ये सिल्वर किंग जो 1910 ईस्वी में मंजर आम पर आया। ड्रामा सिल्वर किंग जो है दोस्तों हेनरी एंथर के अंग्रेज़ी ड्रामे से माखूज़ है। सिल्वर किंग जो है मुख्तलिफ अनवानात से स्टेज हुआ है जैसे कि नेक परवीन, शहीद नाज, पाक दामन, अछूता दामन वगैरह। सिल्वर किंग में जो है टोटल 3 एक्ट और 13 मनाजिर हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगा हश्र काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? तो आगा हश्र काश्मीरी जो है बनारस में दोस्तों बनारस में इनकी पैदाइश हुई है 1879 ईस्वी में और वफ़ात 1935 ईस्वी को लाहौर में हुई है। अगला सवाल देखिएगा। आगा हश्र के ताल्लुक़ से कुछ यहाँ निकात हैं जैसे कि इन्हें उर्दू ड्रामे में शेक्सपियर कहा जाता है। इनका असल नाम आगा मोहम्मद शाह तखल्लुस हश्र करते थे। वालिद का नाम आगा मोहम्मद गनी शाह। इनकी कुल्लियात जो है 7 जिल्दों में हैं। आफ्ताब मोहब्बत ये इनका पहला ड्रामा है। शुक्रिया यूरोप जो है दोस्तों ये इनकी पहली नज़्म है, ज़रूर याद रखेंगे। शुक्रिया यूरोप जो है इनका पहला नज़्म है जो अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में इन्होंने पढ़ी थी। इनके मशहूर ड्रामों में मुरीद, शकमा, रास्तीन, सिल्वर किंग, शहीद नाज, मीठी छुरी, ख्वाबे हस्ती, सफ़ेद खून, सैद हवस, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, ये दाखिल नसाब है यहूदी की लड़की। इसके अलावा अनोखा मेहमान, औरत का प्यार, दिल की प्यास और आँख का नशा, रुस्तमो सेहराब, ये अलमिया इनका ड्रामा है। अलमिया ड्रामा जो है आगा हश्र काश्मीरी का ये अलमिया ड्रामा है, ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा तुर्की हूर, दिल की आँख, चंडीदास और मधुर मुरली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगरा बाज़ार पहली बार किस सन में पेश हुआ दोस्तों? तो आगरा बाज़ार पहली बार जो है दोस्तों आगरा बाज़ार जो है 1954 ईस्वी में पेश हुआ है। आगरा बाज़ार जो है किन का ड्रामा है? तो याद रखिएगा दाखिल नसाब हबीब तनवीर का ये ड्रामा है। आगरा बाज़ार जो है नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मबनी है। ड्रामा आगरा बाज़ार 1954 ईस्वी में जो है दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया में पहली बार स्टेज किया गया था। ये पूछा गया कि ड्रामा आगरा बाज़ार पहली बार किस सन में पेश हुआ? तो 1954 में। हो सकता है आइंदा आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर पहली बार स्टेज किया गया, तो जामिया मिलिया इस्लामिया। और जो है दोस्तों हबीब तनवीर ने अपने ड्रामा आगरा बाज़ार का इंतसाब जो है वो आदमी के नाम किया है। हबीब तनवीर ने अपने ड्रामा आगरा बाज़ार को इंतसाब जो है डेडिकेट जो है वो आदमी के नाम किया है। ड्रामा आगरा बाज़ार में नज़ीर अकबर आबादी की कुल कितने मंजूम कलाम पेश किए गए हैं? तो याद रखेंगे 23 मंजूम कलाम पेश किए गए हैं। वो मंजूम कलाम कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। उससे पहले जो है हबीब तनवीर की पैदाइश वफ़ात के बारे में यहाँ जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। हबीब तनवीर की पैदाइश जो है दोस्तों 1923 ईस्वी को ये है रायपुर में और वफ़ात 2009 ईस्वी को भोपाल में हुई है। रायपुरी भोपाली हैं ये जी। तो ड्रामा आगरा बाज़ार में जो है नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़में 23 मंजूम कलाम पेश किए गए हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। शहर आशुब, पैसा, मुफलिसी, खुशामद, तरबूज, जन्म कन्हैया, तिल का लड्डू, बलदेव जी का मेला, दीद बाजी, कोर बर्तन, रोटी पतंग, अकबराबाद, रीछ का बच्चा, गज़ल अज़ल, नई गज़ल,
اور ہولی آگرے کی تیراکی، آدمی نامہ، پیٹ زرد، سراپا، مہادیو کا بیا اور ککڑی۔ چلے جی دوستو اگلا سوال دیکھیے، بیدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے؟ جی تو اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا ہمارا لاجونتی۔ راجندر سنگھ بیدی کا داخلہ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں یہ افسانہ شامل ہے۔ لاجونتی، سندر لال اس کا کردار ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے، ذہن میں رکھیں گے آپ لوگ۔ 1965 میں یہ ان کا جو داخلہ نواب صاحب افسانوی مجموعہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ 1965 میں شائع ہوا ہے اور اس کا پہلا افسانہ جو ہے لاجونتی ہے۔ اور یہ افسانہ جو ہے افسانوی مجموعہ ٹوٹل 9 افسانوں پر مشتمل ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتصاب جو ہے انہوں نے کس کے نام کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی نے۔ تو یاد رکھیں گے 1911 سے 2002 والے کا نام، یعنی آل مسرور کے نام کیا ہے انہوں نے انتصاب۔ اور دوستو جو ان کا داخلہ نصاب افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں جو 9 افسانے ہیں وہ ہے، پہلا ہے لاجونتی، دوسرا جوگیا، اس کے علاوہ ببل، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹرومین سے پرے، حجام الہ آباد کے دیوالا اور یوکلپس، یہ 9 افسانے جو ہیں اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش و وفات کا بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے دوستو، تو اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کرشن چندر کے کس افسانے میں بمبئی کی برسات ایک حر کے عنصر کے طور پر موجود ہے؟ جی تو سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہو جائے گا بھوت۔ کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو یاد رکھیں گے شکست ہے، اور پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال جو 1939 سے منظر عام پر آیا۔ علی عباس حسینی نے دوستو کرشن چندر کے ناول شکست کو D.H. لارنس کا تتبع کہا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور جو ہے ان کے حوالے سے ایک مشہور قول ہے ان کے ناول کے حوالے سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ ہے کرشن چندر کا شکست۔ جی تو یہ قول جو ہے عزیز احمد کا ہے، ضرور یاد رکھیے گا، عزیز احمد کا یہ قول ہے، کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر ہے۔ کرشن چندر کا داخلہ نظام افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں، ٹوٹل 10 افسانوں پر مشتمل ہے، اور کرشن چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں 1947 میں لکھا تھا۔ افسانوی مجموعہ جو ہے انہوں نے کرشن چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور یہ افسانوی مجموعہ دوستو 1948 میں شائع ہوا ہے۔ ہم وحشی ہیں جو ہے پشاور ایکسپریس کے نام سے لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اور جو افسانوی مجموعے ہیں دوستو ہم وحشی ہیں، جو ٹوٹل 10 افسانوی مجموعے ہیں، وہ پہلا ہے اندھے، دوسرا لال باغ، تیسرا امرتسر آزادی سے پہلے، چوتھا امرتسر آزادی کے بعد، اس کے علاوہ پشاور ایکسپریس، ایک طوائف کا خط، جیکسن، دوسری موت، دل کا چراغ اور لالا گھسے ٹھہرا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ کرشن چندر کی پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، چلے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ قحط بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کے افسانے کا نام ان میں سے کیا ہے؟ جی دوستو تو قحط بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کے افسانے کا نام ہو جائے گا یہاں اندھاتا، ضرور یاد رکھیے گا، قحط بنگال پر لکھا گیا یہ کرشن چندر کا افسانہ ہے اندھاتا۔ اور دوستو جو ہے یہ کرشن چندر کا ایک بہت ہی مشہور افسانہ ہے اندھاتا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے تقسیم ہند پر لکھے گئے افسانوں میں شامل دوسری موت، جانور، لال باغ، جیکسن، برہمن اور طوائف وغیرہ ہیں۔ کون کون؟ تو یاد رکھیں گے دوسری موت، جانور، لال باغ، سبھی لوگ لکھیں تاکہ یاد ہو جائے۔ کلاس کا مقصد ہی ہے دوستوں کہ جو ہے چیزیں جو ہے ہمارے ذہن میں آ جائیں، جو ہے ریویژن ہو جائے، سوال کو دیکھ کر جو ہے ہمیں جو ہے ہر چیز کلیئر ہو جائے، اس کا یہی مقصد ہے کلاس کا۔ جی تو سبھی لوگ جو ہے کوشش کریں لکھنے کی تاکہ اسے جو ہے اور چیزیں جو ہے ذہن میں آئیں گی۔ تو دوسری موت، جانور، لال باغ، جیکسن، برہمن، طوائف وغیرہ جو ہے ان کے تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا۔ عشق پر زور نہیں خدمت گار، عشق پر زور نہیں اور خدمت گار، یہ دونوں افسانے کس سے منسوب ہیں، کن کے افسانے ہیں؟ تو یاد رکھیں گے اس میں چکتا ہے
اسمت چغتائی کے بارے میں بات ہو چکا ہے، پیدائش وفات کے، ان سے ریلیٹڈ کچھ نکات ہیں، جیسے کہ اسمت چغتائی کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اسمت چغتائی کا پہلا ناول ضدی ہو جائے گا۔ ضدی کب منظر عام پر آیا؟ تو 1941 میں منظر عام پر آیا۔ ضدی جو ہے ٹوٹل 16 ابواب پر مشتمل ہے ساتھیوں۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹیڑھی لکیر ان کا داخل نصاب جو ہے یہ اسمت چغتائی کا نفسیاتی اور سوانحی ناول ہے۔ اسمت چغتائی نے اسے 1944 میں تحریر کیا تھا۔ یہ ناول 1945 میں شائع ہوئی ہے، اور یہ کہاں سے شائع ہوا یہ بھی یاد رکھیے گا، جو ہے ان کا داخل نصاب ٹیڑھی لکیر ناول، تو یہ ناول جو ہے نیا ادارہ سے شائع ہوا ہے، نیا ادارہ سے شائع ہوا ہے 1945 میں، 3/43 1945 کہا جاتا ہے کہ اس کے جو کچھ ایڈیشن ہیں وہ 41 ابواب پر بھی مشتمل ہے، تو 41 اور 43 ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ہے ناول میں معصومہ، سودائی، دل کی دنیا، عجیب آدمی، جنگلی کبوتر، کاغذی پیرہن، باندی، تین اناڑی، ایک قطرہ خون، نقلی راجکمار۔ افسانوی مجموعہ کے بارے میں بات کیا جائے تو پہلا افسانوی مجموعہ ان کا کلیاں ہیں۔ کلیاں بھی جو ہے یہ 1941 میں ہی منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا داخل نصاب چھوٹے افسانوی مجموعہ 1942 میں منظر عام پر آیا، جو 11 افسانوں پر مشتمل ہے، 3 خاکے ہیں اس میں اور ایک ڈرامہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے افسانوی مجموعوں میں ایک بات، چھوئی موئی، 2 ہاتھ اور شیطان، بدن کی خوشبو، دھانی بانک پن، امر بیل، تھوڑی سی پاگل، آدھی عورت، آدھا خواب اور دوستی ان کے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا لکھا ہوا خاکہ ہے، اور بمبئی سے بھوپال تک ان کا ایک رپورتاژ ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 26 کی طرف۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصلی نام کیا ہے؟ جی دوستو، تو ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصلی نام جو ہے وہ رہتا ہے نادرا۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کو کب لکھا تھا دوستو؟ تو یاد رکھیں گے 1922 میں لکھا تھا، اور پہلی بار ڈرامہ انارکلی کب شائع ہوا؟ تو 1932 میں شائع ہوا ہے، اور پنجاب سے یہ شائع ہوا ہے، لاہور سے، پنجاب لاہور میں جو پنجاب ہے وہاں سے یہ شائع ہوا ہے۔ اور امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کا انتصاب جو ہے کس کے نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے پطرس بخاری کے مشورے پر اپنی بیوی حجاب اسماعیل کے نام کیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی جو ہے 3 ایکٹ اور 13 مناظر پر مشتمل ہیں۔ پہلا ہے باب، دوسرا ہے رقص اور تیسرا ہے موت۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، امتیاز علی تاج کے کچھ مشہور ڈرامے ہیں جس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ قرطبہ کا قاضی، چیچک کے داغ، کمرہ نمبر 5۔ ہم یہاں پی پی ٹی میں ذکر کر لیتے ہیں دوستوں۔ الو کی زبان، امن و سکون، پرتھوی راج، قسمت، پورس، یاسمین، رتناولی، دلہن جہاں آرا گنگی جورو، روش ادا، شیخ برادران، شاہ جہاں، حریم قلب، ان کے ابا، سید و سیاد، ورجینا، خوشی، صرف کانوں کے لیے، اور چچا چھکن تو بہت ہی مشہور ہے۔ امتیاز علی تاج نے لاہور سے ایک رسالہ کہکشاں 1918 میں جاری کیا تھا، جو 2.5 سال تک جاری رہا، اور ان کے والد کا نام سید ممتاز علی اور والدہ کا محمدی بیگم۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے دوستو؟ یہ تو محمد حسن صاحب کا ڈرامہ جو ہے وہ زود پشیماں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوہرے کا چاند، محل سرا اور سرخ پردے ہیں یہ محمد حسن کے، لیکن زود پشیماں جو ہیں یہ کن کے ہیں ساتھیوں؟ جی، تو میرے خیال سے زود پشیماں جو ہے یہ عبدالرحمن بجنوری کے ہیں۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں یہ کن کے ہیں۔ چلیے، یہ محمد حسن کی پیدائش 1926 کو ہے مراد آباد میں، اور وفات 2010 کو دہلی میں۔ محمد حسن کے کچھ مشہور ڈرامے ہیں، جیسے کہ محل سرا، پیسہ اور پرچھائیں، فٹ پاتھ کے شہزادے، کوہرے کا چاند، موم کے بت، سچ کا زہر، مور پنکھی، نقش فریادی، دارا شیکو، شکست، گوشۂ عافیت، سونے کی زنجیریں، سرخ پردے وغیرہ۔ سوال نمبر 28 ہے، غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ کل اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ جی، تو غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہو جائے گا عود ہندی۔ غالب نے 1800 جو ہے کہا جاتا ہے کہ 1848 اور 1850 کے آس پاس جو ہے خطوط لکھنا شروع کیا تھا۔ عود ہندی جو ہے یہ غالب کا
गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले यानी 17 अक्टूबर 1868 ईस्वी को जो है इन्होंने मुकम्मल किया था। और इसमें जो है टोटल 162 खतूत शामिल हैं। और इसका जो है दिबाचा मैंने कल बताया था आप लोगों को जी, तो आल अहमद सुरूर ने लिखा था। और उर्दू मुअल्ला का दिबाचा जो है मीर मेहदी मजरूह ने लिखा है। उर्दू मुअल्ला जो 1869 ईस्वी में मंज़र आम पर है और ये गालिब का दूसरा खतूत का मजमूआ है जो 472 खतूत पर मुश्तमिल है उर्दू मुअल्ला। और ये गालिब को 19 दिन बाद इंतकाल को 19 दिन बाद जो है 1869 ईस्वी में शाया हुआ है। उर्दू मुअल्ला के खतूत को जो है दोस्तों 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू मुअल्ला के खतूत को कितने हिस्सों में तकसीम किया है तो ज़रूर याद रखिएगा 2 हिस्सों में। इसके अलावा जो है इनके खतूत के मजमू में रकात गालिब, नादरात गालिब और निकात गालिब वगैरह मशहूर है। निकात गालिब में जो है उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद लिखे गए हैं, उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद लिखे गए हैं निकात गालिब में। चलिए जी दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। 1897 ईस्वी में कौन सी अहम किताब शाये हुई जी? तो 1897 ईस्वी में मशहूर किताब यादगार गालिब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये किताब है। 1897 ईस्वी में शाये हुई है। ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये किताब भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के वाक़यात, अखलाक और आदात का इसमें बयान मिलता है। और दूसरे हिस्से में गालिब का तमाम कलाम, नज़्म व नस्र और उर्दू फ़ारसी का इंतखाब आपको मिल जाएगा। यादगार गालिब के बारे गालिब में जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब के बारे में लिखा है कि अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जा बजा तारीफ़ की है मगर उसको बहुत बुरा जानते थे। गालिब जो है उसको बुरा जानते थे और अपने इस फेल पर जो है सख्त नादिम भी थे, बावजूद उसके कि उन्होंने कभी अपने इस फेल को छुपाया नहीं। और मुक़द्दमा शेर व शायरी जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ही है। मुक़द्दमा शेर व शायरी हाली ने जो है मुक़द्दमा शेर व शायरी को 1893 ईस्वी में तहरीर किया था। और मुक़द्दमा शेर व शायरी की तरह यादगार गालिब को भी जो है अपने मौजू पर बुनियादी किताब की हैसियत हासिल है। ये कौल जो है रशीद हसन ख़ान का है। मुक़द्दमा शेर व शायरी की तरह यादगार गालिब को भी अपने मौजू पर जो है बुनियादी किताब की हैसियत हासिल है। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हयात सादी पहली किताब है, उर्दू की पहली सवानही किताब है जो 1886 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अपने नज़्मों में जुम्मन, वफाकी, सल्लू और बुद्धू जैसे अलाइम का इस्तेमाल किसने किया जी? तो इस तरह के अलाइम का इस्तेमाल करने वाले अकबर इलाहाबादी हैं। इनकी पैदाइश 1846 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई और वफ़ात 1921 ईस्वी को इलाहाबाद में। इनके असल नाम अकबर हुसैन था और तखल्लुस अकबर करते थे। और इनका जो है एक लक़ब है लिसानुल असर इन्हें कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को। दाग और हीरा जो है अकबर इलाहाबादी का तनक़ीदी मज़मून है, तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और अकबर की नज़्म जो है जलवाए दरबार दहली को हामिद काश्मीरी ने इनफरादी रंग की नज़्म कहा है। और आप मुझे बताइएगा कि अकबर इलाहाबादी की जो है नज़र जो है कौम की मेराज पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी थी। यह मशहूर कौल किनका है? अकबर इलाहाबादी की नज़र जो है कौम की मेराज पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। ये मशहूर कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। एक और मशहूर कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का कि अकबर रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए इस्लाही हैं, बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी। एक और कौल है इनके हवाले से कि हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। एक और कौल है इनके हवाले से उर्दू अदब में तंज़ु ज़राफ़त का सलीक़ा व सहीफ़ा गालिब और अकबर का ही दिया हुआ है। उर्दू अदब में तंज़ु ज़राफ़त का सलीक़ा व सहीफ़ा गालिब और अकबर का दिया हुआ है। एक और कौल है, लेकिन ये अकबर रशीद अहमद सिद्दीकी कौल नहीं है अकबर इलाहाबादी के ताल्लुक़ से। ये आपने बताना है कि अकबर मुश्ताक़ गज़ल गो और रिवायती गज़ल गो सूफ़ी थे जी। तो ये कौल आला मसरूर का है। अकबर मुश्ताक़ गज़ल गो और रिवायती गज़ल गो सूफ़ी थे। इनका दाखिली निसाब नज़्म जो है फ़र्ज़ लतीफ़ा, बरक़ी कलीसा और जलवाए दरबार दहली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव की हैसियत क्या है?
जी दोस्तों, तो मसनवी कदमराव पदमराव में कदमराव की हैसियत जो है वो राजा की है। ये मसनवी कदमराव पदमराव जो है ये हीरा नगर का राजा होता है। कदमराव जो है ये वज़ीर है और अखरनाथ जो है दोस्तों वो वज़ीर होता है, जोगी होता है अखरनाथ, तो जो है ये किरदार जोगी होता है। मसनवी कदमराव पदमराव ये उर्दू ज़ुबान की पहली तवज़ात मसनवी है और मसनवी कदमराव पदमराव जो है 1421 से 1435 ईस्वी के दरमियानी में जो है फ़खरुद्दीन नज़ामी ने इसे लिखा था। और इस मसनवी को जो है फ़खरुद्दीन नज़ामी ने अहमद शाह बहमनी के दौर में जो है लिखा। और मसनवी कदमराव पदमराव का तारुफ सबसे पहले किसने कराया, तो याद रखेंगे नसीरुद्दीन हाशमी ने, और इसका नाम भी जो है इन्होंने तजवीज़ किया था। और इसे जो है जमील जालिबी ने तरतीब देकर 1973 ईस्वी में जो है अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाया कराया था। और इस मसनवी का दूसरा एडिशन भी जो है हुआ है जो 1979 है, ज़रूर याद रखिएगा। और मसनवी कदमराव पदमराव को जो है जमील जालिबी ने जो है इसका इंतसाब बाबाए उर्दू के नाम करते हुए फ़ारसी का मशहूर मक़ूला हक़ बहक़दार सैयद दर्ज किया है। और इस मसनवी में टोटल जो है 1032 अशार इस्तेमाल किए गए और इसका नुस्खा जो है वो उमर याफ़ाई के पास था। मसनवी कदमराव पदमराव की ज़बान जो है काफ़ी मुश्किल है और इसमें गुजरी उर्दू का अक्स नज़र आता है। और मसनवी कदमराव पदमराव में हिंदी और मकामी अल्फाज की बहुत ज़्यादा बहतात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असली नाम था? जी, तो असदुल्ला जो है वो वजही का असल नाम था। असदुल्ला और ये वजही तखल्लुस, वजही ने टोटल कितने बादशाहों का दौर देखा दोस्तों, तो याद रखेंगे टोटल 4 बादशाहों का दौर। पहला इब्राहिम कुतुब शाह, दूसरा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तीसरा अब्दुल्ला कुतुब शाह और चौथा मोहम्मद कुतुब शाह। मुल्ला वजही की पैदाइश 1555 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है 1659 ईस्वी को हुई है। मुल्ला वजही का दास्तान सबरस जो है 1635 ईस्वी में वजही ने लिखा था अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। और सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 ईस्वी में शाया किया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। मसनवी फूलबन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? जी दोस्तों, तो मसनवी फूलबन में बादशाह जो है ख्वाब में एक दरवेश को देखता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मसनवी फूलबन ये इब्न नशाती की मसनवी है। इब्न नशाती ने इस मसनवी को दोस्तों 1655 ईस्वी में तहरीर की थी। और मसनवी फूलबन ये एक इश्किया मसनवी है और इसमें अब मुझे बताइएगा कि टोटल कितने अशार इस्तेमाल किए गए हैं। जी, तो इब्न नशाती ने मसनवी फूलबन में टोटल 1744 अशार इस्तेमाल किए हैं। और मसनवी फूलबन याद रखेंगे ये तबाज़ात नहीं है बल्कि ये किससे माखूज़ है, तो अहमद हसन दबीर इदरोसी के फ़ारसी क़िस्सा बसातिनुल उन्स से माखूज़ है। अहमद हसन दबीर इदरोसी की किताब है बसातिनुल उन्स, उसी से ये माखूज़ है। और याद रखिएगा सैयद अहमद ख़ां हुनर ने मसनवी फूलबन के जवाब में नया दर्पण लिखी थी। सैयद अहमद ख़ां हुनर ने मसनवी फूलबन के जवाब में नया दर्पण लिखी। और निशाती का असल नाम जो है मोहम्मद मज़हरुद्दीन था, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद मज़हरुद्दीन जो है निशाती का असल नाम था। और इस मसनवी किरदार के बारे में बात करें तो मसनवी फूलबन के किरदार में कंचन पटन का बादशाह का जिक्र किया गया है। और इसमें दरवेश जो है वो मुल्क खारसान के प्रधान का बेटा होता है। और इसमें गुल और बुलबुल का भी जिक्र आया है। कश्मीर का बादशाह जो है गुल और बुलबुल को इंसानी रूप में लाता है। बुलबुल जो है वो ख़तन के सौदागर का बेटा है और गुल जो है वो गुजरात के आबिद व जाहिद की बेटी होती है। समन का भी इसमें किरदार है, बहुत ही मशहूर किरदार है, अक्सर पूछा जाता है। समन जो है ये मुल्क अजम के बादशाह की बेटी और हुमायूं फ़ाल की महबूबा है। हुमायूं फ़ाल भी जो है मसनवी फूलबन का एक बहुत ही अहम किरदार है। और इसके अलावा मलिक आरा जो है ये परिस्तान की रानी होती है। इसके अलावा जो है जोगी, रानी सतवंती, दीद बानो, ये सभी जो है मसनवी फूलबन के किरदार हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तीसरा अवला से शेर मुकम्मल कीजिए। पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। जी, तो इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा पिया बाज प्याला पिया जाए ना। ये शेर जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश 1565 ईस्वी को ये दोस्तों गोलकंडा में, और वफात 1611 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबरस का किस्सा किस मकाम पर वाक़ हुआ दोस्तों? वक्त ज़्यादा हो चुका है तो 15 सवाल और बचे हैं, तो कोशिश करेंगे फटाफट जो है इन सभी सवालात को हल करें। जी, तो सबरस का किस्सा जो है वो सिस्तान मकाम पर वाक़ हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद ने लंदन के सफ़र का आगाज़ हिंदुस्तान के किस शहर से किया था दोस्तों? जी, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने लंदन का सफ़र का आगाज़ जो है वो बनारस से इन्होंने किया था, याद रखिएगा। और इस सफ़र पर सर सैयद के साथ जो है उनके बेटे सैयद हामिद, सैयद महमूद और उनका खादिम गए हुए थे। सर सैयद ये जो सफ़र का आगाज़ किए थे वो 1869 ईस्वी में किए, और 1870 ईस्वी में वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक 1870 ईस्वी में ही जारी किया था। इनका दाखिल निसाब सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन है, जो 1961 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। और ये साइंटिफिक सोसाइटी के अखबार में जो है दोस्तों 12 किस्तों में शाया हुआ है। साइंटिफिक सोसाइटी इनका अखबार था, उसी अखबार में जो है इनका सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन 12 किस्तों में शाया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए तरके गमज़ा जन के मुकाबिल नश्ता, दर दीदा ए उम्मे खलीदा व दर हाल नश्ता। ये गज़ल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है? जी, तो ये गज़ल जो है दोस्तों ड्रामा अनारकली में इस्तेमाल की गई। ड्रामा अनारकली 3 अबवाब हैं, इश्क, रक़्स और मौत, और इसमें 13 मनाज़िर हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है, 1922 ईस्वी में इन्होंने लिखा था और 32 ईस्वी में शाया हुआ है। सवाल नंबर 38 देखिए, कौन सा सफ़रनामा इब्ने इंशा का नहीं है? जी दोस्तों, तो इब्ने इंशा का सफ़रनामा नहीं है तो वो जापान चलो जापान चलो। इसके अलावा ये तीनों इब्ने इंशा के हैं। इब्ने बतूता के ताक़ुब में चलते हो तो चीन को चलिए, और आवारा गर्द की डायरी। इब्ने इंशा का सफ़रनामा इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये कब मंज़िल आम पर आया? तो याद रखेंगे इब्ने इंशा का सफ़रनामा इब्ने बतूता के ताक़ुब में 1964 ईस्वी में मंज़िल आम पर आया है। और इसके अलावा जो है मुजतबा हुसैन का ये जो ऑप्शन में दिया गया जापान चलो, ये मुजतबा हुसैन का सफ़रनामा है। और जापान चलो ये सफ़रनामा 1983 ईस्वी में मंज़िल आम पर आया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ। कालम के बारे में कौन से 2 ज़ुमरे सही हैं दोस्तों? जी, तो कालम के बारे में 2 ज़ुमरे हमारे दोस्त हो जाएंगे बी और सी, यानी कि तीसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कालम में एक मामूली सी बात को गैर मामूली तरीके से पेश करने को कालम निगार का हुनर तस्लीम किया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक अखबार में एक ही कालम हो, किसी भी अखबार में बैक वक्त कई कालम हो सकते हैं। अगले सवाल देखिएगा। ज़ैल में असनाफ़ के एतबार से सही ज़ुमरा की निशानदेही कीजिए। जी, ए बी सी। खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, बस्ती ये नाविल हैं। एक लड़की, एलाव, बाबा लोग ये अफसाने हैं। एक लड़का, चकले और हवेली ये नज़में हैं। इसके अलावा यहाँ आपटी में देखिएगा तो 4 पाई इंशाइया है, किसान नज़म है, तमाशागर अफसानी मजमूआ है। तो यहाँ डी में मिक्स है। इन सभी की डिटेल्स जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वक्त ज़्यादा हो चुका है तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिएगा। ये यहाँ मैं आपको पीपीटी में बता देता हूँ फटाफट। नावल खुदा की बस्ती 1958 ईस्वी में ये मंज़र आम पर है। शौकत सिद्दीकी एक मशहूर नावल है। उदास नस्लें 1963 में मंज़र आम पर है, अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है। एक लड़की 1942 ईस्वी में मंज़र आम पर है। ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमूआ दाखिल निसाब। एलाऊ सोहेल अज़ीम आबादी का अफसानी मजमूआ जो 1940 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। बाबा लोग गयास अहमद गद्दी का अफसानी मजमूआ जो 1969 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। एक लड़का ये यादें में शामिल है। 1961 ईस्वी में ये
मंजर आम पर आया है, यादें। और ये अख्तरुल ईमान का नेट में के शामिल ये नज़्म है। चकले जो है ये साहिल लुधियानी की नज़्म है, और हवेली जो है मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म है। अगला सवाल, सन वफ़ात के लिहाज से सही तरतीब बतानी है दोस्तों। जी, तो सवाल नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरा। सन वफ़ात के लिहाज से यहाँ पूछा जा रहा है, तो सरशार की वफ़ात जो है दोस्तों 1902 ईस्वी में हुई है, पंडित रतन सरशार की। बेटी नज़ीर अहमद की 1913 हो जाएगा, और अब्दुल हलीम शरीफ का 1926 हो जाएगा, और मिर्ज़ा हादी रिस्वा का 1931। इनकी पैदाइश और वफ़ात आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। अगला सवाल देखिएगा, ज़ैल में दो ज़ुमरे सिन्फ के एतबार से सही हैं। जी, तो ए और बी, सौदा ज़ौक़ मोहसिन काकरवी ये कसीदा निगार है, दबीर अनीस खलीक ये मरसिया निगार है। सवाल नंबर 43 है, हर एक खार है गुल, हर गुल है एक सागर आयश, हर एक दश्त चमन, हर चमन बहिश्त नज़ीर। ये शेर ज़ौक़ के राया कसीदे के जुज़ से माखूज़ है। जी, तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब होगा हमारा तशबीह। हर एक खार है गुल, हर एक गुल है एक सागर ऐश, हर एक दश्त चमन, हर चमन बहिश्त नज़ीर। यह शेर जो है ज़ौक़ कसीदा ज़ह निशात अगर कीजिए से तहरुर से कि तशबीह यानी जुज़ से माखूज़ है, और ये कसीदा जो है ज़ह निशात अगर कीजिए से तहरीर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र की बीमारी से सेहतयाबी पर लिखा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बल्कि पेश किया था। सवाल नंबर 44 है, उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है दोस्तों? तो उर्दू का इब्तदाई ज़माना जो है वो हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की तसनीफ़ है। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी के तसानीफ़ में मशहूर तसानीफ़ लफ्ज़ मानी, शेर गैर, शेर और नस्र, उरूज़ आहंग और बयान, इसके अलावा तफ़हीम गालिब, शेर शोर अंगेज़ जो मीर तक़ी मीर से मुताल्लिक़ है, जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, इसके अलावा जो है गालिब पर 4 तहरीरें, इस बातु नफ़ी, ये सभी जो है इनके बहुत ही मशहूर जो है तसानीफ़ हैं। और कई चांद थे सरे आसमां, ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का क्या है तो नावल है। और अफ़सानी मजमुआ इनका सवार और दूसरे अफ़साने, इनके शेरी मजमुआ गंज सोख्ता, सब्ज़ अंधर सब, 4 सिम दरिया का और आसमां मेहराब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में से दो ज़ुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं। जी दोस्तों, तो मुकम्मल शेर की हैसियत से दोस्तों, गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा, सुनते हैं लैला के खेमे को सैयाह, उसमें मजनू का वले मातम रहा। ये शेर जो है, ये अशार जो है मीर तक़ी मीर के हैं, और ये COD वाले दुरुस्त हैं। अगला सवाल देखिएगा, जमीला किस शहज़ादी की माँ का नाम है? जी, तो मीर तक़ी मीर की पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। 1722 ईस्वी में मीर तक़ी मीर की पैदाइश हुई आगरा में, और वफ़ात 1810 ईस्वी को हुई है लखनऊ में। जी, तो जमीला जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बकावली। जमीला जो है वो जमीला जो है वो बकावली की माँ का नाम है। शहज़ादी बकावली की माँ का नाम है जमीला। जमीला जो है ये किस दास्तान में आया है ये किरदार, तो याद रखेंगे जमीला जो है ये पंडित दयाशंकर नसीम का दास्तान गुलज़ार नसीम में आया है। पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलज़ार नसीम को 1839 ईस्वी में तहरीर किया था, और ये इसे रशीद हसन खान ने मरतब किया है, और ये दास्तान पहली बार 1844 ईस्वी में शाया हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में से दो ज़ुमरे शायर और उनके नज़्म के लिहाज से सही हैं। ये तो इस सवाल का सही जवाब होगा दूसरा, यानी कि A और C। अकबर इलाहाबादी, बरक़ी कलीसा, फ़र्ज़ लतीफ़ा और दरबार दिल्ली, ये अकबर इलाहाबादी के नज़्में हैं। और मीरा जी के नज़्में कलर का नगमा मोहब्बत, जातरी और समंदर का बुलावा। अगला सवाल देखिएगा, ज़ैल में से दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब होगा B और C।
रुखसत आमद बैन तशबीह गुरेज हुस्न मतलब। रुखसत आमद बैन जो है ये मरसिया का जुज़ है। तशबीह गुरेज हुस्न तलब कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी है जी। तो रुखसत आमद बैन और ये मरसिया का जुज़ है। तशबीह गुरेज हुस्न तलब ये कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में से दो ज़ुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए जी। तो सिन्फ के लिहाज से हमारा दो ज़ुमरा सही हो जाएगा। आब हयात गुलशन बेखार और निकात शोरा ये तस्करा है। निकात शोरा खमखाने जावेद और तबक़ात ये ए और बी वाले जो ज़ुमरे हैं ये तस्करा के ज़ुमरे हैं। इसके अलावा मुक़द्दमा शेर व शायर ये तनक़ीदी किताब है। तबक़ात शोरा ये तस्करा है। शेरुल अजम ये भी तनक़ीदी किताब है। इस आबाद ख़राबे में ये जो है ये खुद नविश्त है। और गुलशन बेखार जो है मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता का तस्करा है। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। मुजीबुर रहमान किस अदीब का नाम है जी। तो मुजीबुर रहमान जो है वो सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम है। याद रखिएगा, मुजीबुर रहमान सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम है। और इनकी पैदाइश जो है 1911 ईस्वी को ये पटना में और वफ़ात 1979 ईस्वी को इलाहाबाद में। इनका दाखिला नसाब अफ़सानी मजमुआ एलाऊ है जो 1940 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। इसके अलावा जो है इनका एक और अफ़सानी मजमुआ है नए और पुराने चिराग। नए और पुराने चिराग जो है ये 1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। और सुहेल अज़ीमाबादी ने जो है इन्होंने पटना से जो है साथी रोज़नामा जो है जारी किया था। साथी जो है रोज़नामा था इनका और इन्होंने जो है पटना से जारी किया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें।